नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइट में। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और इनसाइट में आज हम बात करेंगे मोटापे को लेकर। देश के प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से अपील की कि वो अपने भोजन में करीब 10% तक तेल की कमी करें ताकि देश में मोटापे में कमी आए। आंकड़े बताते हैं कि 2018 तक 21 करोड़ लोग मोटापे का शिकार थे, जो 2050 तक बढ़कर 45 करोड़ हो जाएंगे। सीबीएसई के अध्ययन में ये भी सामने आया है कि शहरी क्षेत्र में रहने वाला हर 5 में से एक वयस्क मोटापे का शिकार है। जो आज के वयस्क हैं वो कल के बच्चे थे और जो आज के बच्चे हैं वो कल के वयस्क हो जाएंगे। इसलिए अगर आज हमने बच्चों को संभाल लिया तो पूरी पीढ़ी को संभाल पाएंगे। और शायद इसीलिए मोटापे पर लगाम कसना जरूरी है, क्योंकि ये बच्चों की सेहत का मामला है। जी हाँ, ये बच्चों की सेहत का मामला है और सेहत के इस सवाल को सुलझाने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय मैं आपसे कराता हूं। हमारे साथ डॉक्टर अमिता मल्ला वातल हैं। आप चेयरपर्सन हैं डीएलएफ स्कूल की। आपका बहुत बहुत स्वागत है सनसेट टीवी में। और हमारे साथ डॉक्टर सुनील एम रहेजा हैं। आप सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन हैं और एक्स एमएस हैं जीबी पंत हॉस्पिटल के। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। यहाँ इस सवाल को बहुत सीधे साधे से सवालों के साथ शुरू करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। डॉक्टर साहब, हमारे साथ डॉक्टर अमिता हैं और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि बच्चे जो आमतौर पर खाते हैं और जो उन्हें खाना पसंद है, आमतौर पर मैं देख रहा हूं कि मैं एक तरह से फास्ट फूड की तरफ इशारा कर रहा हूं। ये ही उन्हें क्यों पसंद है, इसको थोड़ा सा समझना, इस साइकोलॉजी को समझना थोड़ा सा, ये एक सबसे पहला और छोटा सा सवाल मुझे लगा, इसलिए मैंने आपसे किया। शुक्रिया बहुत आपका इस सवाल के लिए। और मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत ही ज़रूरी चीज है जो शुरू करी है सीबीएसई ने, जिसमें ये कह रहे हैं कि हर स्कूल में इस तरह के ऑयल बोर्ड्स लगने चाहिए। और मैं समझती हूँ ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी एक सोसाइटी जो है वो एक तरह से बिल्कुल बदल गई है, पर्टिकुलरली खाने पीने के मामलों में। क्योंकि हर इंसान यही चाहता है कि जल्दी से जल्दी कोई ऐसी चीज मिल जाए जो स्वादिष्ट हो, उसमें क्या न्यूट्रिशन है, क्या प्रोज एंड कॉन्स है उस चीज का, इसमें कोई किस्म की आपत्ति नहीं चाहते हैं वो। इनफैक्ट सब माँ हो, बाप हो, बच्चे हो, आजकल ये पूरी जो पीढ़ी है, चाहे वो छोटे हैं बड़े हैं, उनको हर चीज जिसे कहते हैं इंस्टेंट कर्मा, वो चाहते हैं। और ये बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट कर रहे हैं हमारे जो यंग अडल्ट्स हैं, हमारे बच्चे हैं। मैं स्कूलों में देखती हूँ कि एक हेल्थ एजुकेशन, अर्ली इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रमोट करना। बिकॉज आजकल मैं गौर कर रही हूँ कि कैंटीन्स में भी आप कोशिश पूरी करते हैं कि जंक फूड न लाएं स्कूलों के कैंटीन्स में, फिर भी जो भी है आइसक्रीम और ट्रांस फैट, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो प्रोसेस्ड फूड्स में होती है, और प्रोसेस्ड फूड्स बहुत खाए जा रहे हैं, बच्चे बहुत खा रहे हैं। और पेरेंट्स जो हैं, जो इनकी टिफिन भी जो आती है स्कूलों में, वो प्रोसेस्ड फैट्स और ऑयल से भरी रहती है। पराठे, मैगी नूडल्स, तरह तरह की वो चीजें जो प्रोसेस्ड हैं और जिनसे बच्चों को मोटापा बहुत हो गया है। क्लास में आप आमतौर पे 70% बच्चा ओवरवेट है, मोर देन 70% के चश्मे लगे हुए हैं। बिल्कुल, मैं आपकी तरफ आऊंगा डॉक्टर साहब। डॉक्टर रहेजा, जो बात अभी डॉक्टर अमिता ने कही है, उस बात को अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं और इसमें जोड़ दें, एक तो जिम्मेदारी स्कूल की है, एक जिम्मेदारी माँ बाप की है, पेरेंट्स की है, जो वो टिफिन देते हैं। और ये आम प्रैक्टिस है कि पराठे पैक कर देना और बच्चों को भेज देना सुबह सुबह, ये आम प्रैक्टिस है। लेकिन एक चीज़ और देख रहा हूँ, कुछ स्कूल होंगे लेकिन मैक्सिमम स्कूल तो ऐसे भी हैं जहाँ पर फास्ट फूड बच्चों को परोसा जाता है, वहाँ की कैंटीन में वो अवेलेबल होता है। इससे ठीक है, माँ बाप अवेयर नहीं हैं, वो कम पढ़े लिखे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, वो माँ बाप को भी कह सकते हैं और वो अपने आप को तो कंट्रोल कर ही सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली रामवीर जी, बहुत अच्छा प्रश्न है ये कि
स्कूल के अंदर जो कैंटीन है उसमें अक्सर हम देखते हैं फास्ट फूड और ये जो इंस्टेंट फूड वाले कॉन्सेप्ट है, पिज्जा, बर्गर, मैगी और ये जितने भी प्रोसेस्ड ऑयल में बनते हैं, पूड़ी, पकोड़े, भटूरे, कचौड़ी, समोसा, ये सब अवेलेबल इजीली हो जाता है। एक बार वो बना के रख देते हैं, उसी को सेल करते रहते हैं। इंस्टेंट सेलिंग एंड क्विक मनी है और कन्वीनियंस है इसमें। लेकिन ये हमें समझना चाहिए कि हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए ये बहुत ही हार्मफुल है। मैंने शुरू से ही ये इस चीज के लिए इंसिस्ट किया है, अभी नहीं, दशकों पहले मैंने बताया था कि स्कूल के अंदर एक हेल्दी कैंटीन कॉन्सेप्ट होना चाहिए। हर एक प्रिंसिपल को ये देखना चाहिए हर स्कूल में कि जो कैंटीन में वो बच्चों को परोस रहे हैं वो हेल्दी है कि नहीं, जिसमें कि फ्रूट्स वो सर्व कर सकते हैं, सैलेड्स सर्व कर सकते हैं और भुने हुए चने, हाई फाइबर वाली चीजें जिसमें कि चीनी की मात्रा कम हो, फैट्स कम हो, ऐसी चीजें वो वहां पे सर्व कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ जो समोसा है, कचौड़ी है या पैटीज हैं या बर्गर हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देखा गया है इनके अंदर जो फैट है वो ट्रांस फैट होता है ज्यादातर और ट्रांस फैट जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। ट्रांस फैट की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस ज्यादा होता है जिसके कि आगे चलकर हार्ट की बीमारी का होना, स्ट्रोक का होना, हाई ब्लड प्रेशर का होना। और भारत के अंदर ये देखा गया है कि हर स्कूल में यदि आप देखें हर 5वां बच्चा ओबीज है या ओवरवेट है। ये हमने खुद स्टडी करी है और यही बच्चे आगे जाकर जो जब ये बड़े होंगे, वयस्क बनेंगे तो ये मोटापे से ग्रस्त होंगे और भारत के अंदर सेंट्रीपिटल ओबेसिटी है। एक और सप्लीमेंट्री सवाल है डॉक्टर साहब, एक और सप्लीमेंट्री सवाल मेरा आपसे है कि आमतौर पर स्कूलों के बाहर धूम्रपान या शराब इस तरह की चीजें बेचने पर पाबंदी के कुछ न कुछ बोर्ड लगे हुए दिखते हैं, लेकिन स्कूलों के बाहर, जिन स्कूलों में अंदर कैंटीन नहीं है, उनके बाहर कुछ लोग आकर के खड़े होते हैं और वो भी फास्ट फूड बेचते ही हैं। उन पर ना तो किसी तरह की कोई रेगुलेटरी है और ना किसी तरह की कोई पाबंदी है। इस पर भी कुछ ना कुछ होना चाहिए कि नहीं? डेफिनेटली इसके लिए भी एक रेगुलेशन होना चाहिए जिससे कि हम ये सुनिश्चित करें कि हर एक बच्चे को हेल्दी खाना मिले, हेल्दी जो उसका ब्रेक है उस समय वो हेल्दी ही खाए। और पेरेंट्स की भी ये ड्यूटी बनती है कि सुबह जो नाश्ता पैक करते हैं तो बच्चों को घर से पानी और खाना पैक करके दें खाने के लिए। जैसे कि वो मैं बताता हूँ कि हरी रोटी पैक कर सकते हैं, मेथी वाली, पीली रोटी, दाल वाली रोटी पैक कर सकते हैं, सैलेड्स पैक कर सकते हैं जिसमें कि जो टेस्टी भी है। और इसके अलावा ऑफिस में अभी हम लोग क्या करते हैं, भुना हुआ चना रखते हैं, थोड़ा सा गुड़ रख लेते हैं। तो जैसे आपको लगता है कि भाई आपको भूख लग रही है तो आप इन बिटवीन स्नैक्स कर सकते हैं, मुरमुरे और चना। बिल्कुल, बनाना इज वेरी गुड इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। बिल्कुल, बच्चे को सेब दे सकते हैं सुबह ले जाने के लिए ताकि वो रिसेस में सेब खा ले, केला खा ले, संतरा खा ले, जो भी सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है। यदि आप बच्चे के बैग में डालेंगे तो ये अक्सर देखा गया है कि बच्चे इसका सेवन करेंगे। ऑफिस के अंदर ही मैंने तो यही सिस्टम रखा हुआ है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। मैं आपकी तरफ आऊंगा डॉक्टर साहब। डॉक्टर अमिता हमारे साथ में हैं। डॉक्टर साहब, कुछ स्कूल होंगे, मैं फिर बात को दोहरा रहा हूं, लेकिन स्कूल के अंदर क्या बिकेगा और स्कूल के बाहर क्या बिकेगा, बच्चों के लिए क्या सही है और बच्चों के लिए क्या गलत है, एवं उसमें पेरेंट्स भी शामिल हैं, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी शायद किससे लेनी चाहिए? मुझे लगता है या तो माँ बाप या फिर स्कूल, यही दो हैं। ये जो आप कह रहे हैं ये तो हम पिछले 15 सालों 15 साल हो गए मुझे यही चीज देखते। ये जो इनिशिएटिव चला है, हाँ। हर टाइम स्कूल में जंक फूड हटाइए, ये सब करिए, बट ये देखिए ये एक सोसाइटल मुद्दा है क्योंकि हाँ। एक माइंडसेट चेंज आना है। देखिए चाहे आप स्कूल में कुछ भी दें, चाहे डॉक्टर साहब इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं कि हरी मेथी पराठी दो, हाँ। फलाना दो, रोटी दो, हाँ। कौन बच्चे खाएंगे? वो खाते ही नहीं। पेरेंट्स आके मुझसे कहते हैं कि दी हम तो रोज टिफिन बांधते हैं, अच्छा बांधते हैं, पर वो ऐसे कैसे भरा हुआ लौट आता है। और इस तरह से किसी भी चीज को अगर आप बैन लगाएं ना, वो चीज कभी वो और होती है।
Okay. तो मैं ये कह रही हूँ कि चाहे वो स्कूल के बाहर हो या स्कूल के अंदर हो, हमें एक प्रमोट करना है जो हमारी न्यूट्रिशन लिटरेसी है, हमारी जो कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से बच्चों को समझाना है कि कैसे उन खाना और हैबिट और हेल्थ कैसे इंटर रिलेटेड है। और इसके लिए हमें एक बहुत बड़ी एक इनिशिएटिव चलाना है जिसमें फैमिली और कम्युनिटी भी इम्पैक्ट हुए। क्योंकि देखिए, जब ये से नो टू प्लास्टिक या से नो टू फायरवर्क्स हुआ था दिल्ली में, मुझे याद है बच्चे ही ये मैसेजेस घर ले जाते थे और कई सालों तक दिवाली में एक रिलीफ मिली थी लोगों को कि इतना धुआं नहीं था, पोल्यूशन नहीं था, प्लास्टिक भी एक तरह से काफी कुछ हट गया था। तो इसी तरह की एक इनिशिएटिव हमें चलाना है जहां एक रिपल इफेक्ट हो कम्युनिटी में, सेमी अर्बन एरियाज में फास्ट फूड तो क्या आपको लगता है कि पेरेंट्स मीटिंग में ये भी एक मुद्दा होना चाहिए? बिल्कुल, इनफैक्ट ये मुद्दा होता है। इनफैक्ट अभी ही कल ही मेरी एक मीटिंग थी जिसमें कम से कम 1,500-2 हजार पेरेंट्स शामिल थे, जिसमें एक फूड पिरामिड दिखाया गया था। ओके। और ये दिखाई गई थी कि किस तरह की हेल्थ रिलेटेड, ओबेसिटी रिलेटेड बीमारियां जो है, मतलब ये क्या जरूरत है कि आप वेट लॉस प्रोग्राम्स में लगे हुए हैं। अरे अगर सीधे से खाओ, और ये वेट लॉस प्रोग्राम्स बिल्कुल ही कायदे के नहीं होते हैं, वो डैमेज करते हैं सिस्टम्स को। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप एक साधारण खाना खाएं, बच्चों को घर में बैठ के उसको उनके साथ खाएं, उनको समझाएं, उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएं, उसकी कलर में उसकी जो जिस तरह से उसका आप प्रिपेयर करेंगे उसको जब खूबसूरती से करिए ताकि बच्चा करेगा। छोटी ट्रीट्स दे दीजिए बच्चे को ताकि उसको लगेगा हाँ, मैं 5 दिन के लिए अगर रिफ्रेन करता हूँ और करती हूँ फास्ट फूड से, तो चलो मुझे थोड़ा सा जैसे चीट डाइट मिल जाएगा सैटरडे को। क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, उनसे कहना, क्योंकि बाहर देशों में तो ये हो गया है कि आप शुगर बच्चे को खिलाते ही नहीं है, आप चॉकलेट बच्चे को देते ही नहीं है। अब हिंदुस्तान में भी जो हमारे कई जैसे अर्बन पेरेंट्स हैं जो काफी जिसे कहते हैं ना जेन एक्स टाइप के पेरेंट्स जो है, वो ये बहुत फॉलो करते हैं कि केक नहीं खिलाओ, चॉकलेट नहीं खिलाओ, आइसक्रीम नहीं खिलाओ। अब बच्चा है, थोड़ा बहुत तो खाना चाहेगा, इतना नहीं करना चाहिए रेगुलर, क्योंकि हाँ, शुगर हमें खा जाती है अंदर से। और छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज हो गई है, बहुत बहुत मोटे हो गए हैं। तो हमें एक फिट इंडिया मूवमेंट जो हमारा चला है ये सपोर्ट करता है, स्पेशली पोषण अभियान जो है और ईट राइट कैंपेन्स जो हमारी चल रही हैं, ये रीइंफोर्स करता है कि हमें इस तरह से बच्चों को ज्यादा बाहर खेल कूद के लिए डालना है। मैं आऊंगा डॉक्टर साहब आपकी तरफ। डॉक्टर रहेजा हमारे साथ में हैं। हम भारत में मोटापे की समस्या को लेकर के यहाँ बात कर रहे हैं। मुझे बराक ओबामा का वो बयान और वो अपील अभी भी याद है जब उन्होंने अमेरिका में बच्चों से अपील की, स्कूल प्रशासन से अपील की कि आप बाहर जो कैंटीन, बाहर जो लोग अपना सामान बेचते हैं तो वो कोल्ड ड्रिंक्स की जगह अगर वो दूध की बोतल बेचें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये उन्होंने अपील की, लेकिन अपील की किसी ने सुनवाई, राष्ट्रपति की अपील की भी सुनवाई नहीं की। डेफिनेटली आप बिल्कुल सही ठीक कह रहे हैं कि जन भागीदारी बहुत जरूरी है। हाँ। क्योंकि बच्चा वही सीखता है, वही करता है, वही खाता है जो उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली के अंदर भाई बहन या उसके दोस्त या स्कूल के अंदर उसके दोस्त और जो वहां की जो टीचर्स हैं सबसे वो फॉलो करता है। इट इज ए कंबाइंड एफर्ट, सबको मिलके करना है। वो पहले अपने ऊपर इसको लागू करना है। जैसे घर के अंदर ये अक्सर देखा गया है, यदि आपके घर के अंदर हेल्दी खाना ही पेरेंट्स खा रहे हैं तो बच्चा भी वही खाएगा, तो उसको वही खाने की आदत पड़ जाएगी। अगर पेरेंट्स छोले भटूरे मंगा के खाते हैं तो बच्चों को भी वही खाने की आदत पड़ जाती है धीरे धीरे। तो ये सारी चीजें देखनी है कि अगर पेरेंट्स फिजिकल एक्टिविटी करते हैं जिस फैमिली के अंदर, बच्चे भी वो फिजिकल एक्टिविटी साथ ही करते हैं। ये मैंने खुद देखा, अगर पेरेंट्स योगा कर रहे हैं तो 6 साल का बच्चा भी योगा करता है साथ में। तो बच्चे जो हैं आपकी को मिमिक करते हैं, कॉपी करते हैं, इसको सीखते हैं। तो इसमें जन भागीदारी हर एक व्यक्ति को मिलके करना जरूरी है और बच्चे तभी मोटिवेट होगा जब हम खुद क्या डॉक्टर साहब हेल्दी रेसिपीज को लेकर के जो जिले का स्वास्थ्य विभाग है वो इसमें किसी तरह का कोई इंटरवेंशन नहीं कर सकता? देखिए, जो स्वास्थ्य विभाग है और जो भी रूल है, एट द एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चे को जब तक अंदर से ये इंस्टिंक्ट पैदा नहीं होगा कि मुझे हेल्दी खाना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे खुश रहना है, मुझे
इतना एक्सरसाइज करना जरूरी है, जब वो अंदर से उस चीज को मोटिवेट कर लेता है बच्चा, तो ये अक्सर देखा गया है कि ये उस बच्चे की लाइफ लॉन्ग हैबिट बन जाती है, और ये हैबिट उसके साथ हमेशा रहेगी, चाहे वो 15 साल का हो जाए, 35 का हो जाए, 45 का हो जाए, 55 का हो जाए, 65 का हो जाए। हाँ। तो ये एक लाइफ लॉन्ग हैबिट बन जाती है। जैसे हमने देखा कि स्मोकिंग यदि टीनेजर शुरू करते हैं तो लाइफ टाइम स्मोकर बन जाते हैं वो। तो ये देखा गया है कि अगर हम बच्चों के अंदर शुरू में ही, बचपन में ही, टीन एज में ही हेल्दी लिविंग कॉन्सेप्ट, बिल्कुल, लाइफ एंड हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने का मोटिवेट कर दें, उसमें खाने पीने का, सोने का, सोचने का, एक्सरसाइज का, और आइडियल वेट क्या होना चाहिए, तो ये सारी चीजें अगर तभी से उस बच्चे के अंदर हम डालते हैं, वो बच्चा आपसे पेरेंट से सीखेगा, जैसे मैंने बताया स्कूल में फ्रेंड से सीखेगा। तो डॉक्टर अमिता हमारे साथ हैं, उनसे एक सवाल पूछना इस बीच जरूरी मुझे लगता है कि आप हमारी मेहमान भी हैं आज, आपके यहाँ पर कोई इनिशिएटिव लिया गया है बच्चों को हेल्दी फूड देने का, उनकी हेल्थ की चिंता रखने का? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा है कि हम अपने, मेरे पास जितने स्कूल हैं लगभग 650 बजट स्कूल्स भी हैं, गवर्नमेंट एडेड भी हैं और प्राइवेट भी हैं, तो उन सब में हम एक स्कूल ऑडिट चलाते हैं, फूड ऑडिट। फूड ऑडिट कराते हैं हम, जिससे हफ्ते में कम से कम 2 दफा लोगों के टिफिन के ऊपर चर्चा होती है कि भाई आप टिफिन पे क्या लाए, और टिफिन को डिकंस्ट्रक्ट करा जाता है कि टिफिन में अगर ये था तो इसमें कितना कार्ब्स हैं, कितने प्रोटीन है। बच्चे उसको एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, फूड ऑडिट प्रोजेक्ट। सो जिससे बच्चे खुद बैठ के विद द होम साइंस टीचर या विद द एक्टिविटी या क्लास टीचर बैठ के अपने टिफिन को, जैसे एक टाइप के टिफिन 7 आए तो उसका एक क्लस्टर बन जाता है, दूसरे लोग जो एक टाइप के लाए उसका क्लस्टर, कि इसमें किस तरह का ब्रेकअप है ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ट्रांस फैट्स एंड ऑल दैट। अगर पैकेट लाते हैं उसमें हम देते हैं रेड डॉट है कि ग्रीन डॉट है, और कहते हैं रेड डॉट है तो मत खरीदो। और दूसरी बात है, ये जो आजकल ये जो बड़ा मिथ है ना कि जीरो कोई जीरो वीरो नहीं होता, सब में शुगर होती है एक तरह की, और वो और भी हार्मफुल होती है। जितने आपके शुगर फ्री आइटम्स होते हैं ये और भी हार्मफुल होते हैं, क्योंकि कई बच्चों में ये होता है कि भाई शुगर फ्री, माँ आइसक्रीम डाल देती, शुगर फ्री खा लो, ये सब गलत है। तो ये फूड ऑडिट से हमारी बड़ी मदद करी है। और उसके अलावा हमारे जो कैफेज चलते हैं, हम एक कमिटी बनाते हैं जिसमें 4 बच्चे, 2 पेरेंट्स एंड 2 टीचर्स होती हैं। फिर वो कमिटी बैठ के पूरे साल, क्योंकि हम खाना देते हैं स्कूल में, लंच देते हैं, ब्रेकफास्ट देते हैं और चाय देते हैं, तो हम उसको बैठ के डिस्कस करते हैं, क्योंकि केटरर तो आपको जो आप कहें वो दे देगा, ज्यादा डाल देगा। फिर हमारी फूड टेस्टिंग होती है। तो मतलब कोई पेरेंट, हर रोज कोई पेरेंट या कोई टीचर देखती है कि सब्जी ज्यादा ऑयली तो नहीं हो गई। तो इस तरह से मैं समझती हूँ कि बहुत जरूरी है कि अगर कैंटीन चला रहा है स्कूल, अगर स्कूल खाना दे रहा है 3 दफा का, 2 दफा का, एक ऑडिट करो और चेक करो कि इसको किस तरह से टाइप करोगे। मैं डॉक्टर साहब, ये ऑडिट वाली जो आपकी बात है ये बहुत ही काबिले तारीफ है, लेकिन इसके साथ एक सप्लीमेंट्री सवाल ये भी है कि हमने ये भी देखा है कि आप जो बच्चों को देंगे बच्चे वो खाते ही हैं। मतलब सरकारी स्कूलों में पोषाहार दिया जाता है, उसकी एक एसओपी बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग ही वो दिया जाता है और सब बच्चे उसको खाते ही होंगे, खाते ही हैं। तो ये भी एक बात है। जो आपकी जो एक दलील थी कि जो माँ बाप हैं या फिर स्कूल है, तो अगर हम ये एक ले आएंगे अगर सिस्टम में कि हमें केवल उन्हें हेल्दी फूड ही खिलाना है, तो शायद ना तो कैंटीन वाला जो है वो कहीं किसी तरह की गड़बड़ कर पाएगा और ना ही माँ बाप भी गड़बड़ कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट एक स्टेप और मैं कहना चाहूंगी कि करिकुलम में हमें ये डालना है। हाँ, जो हमारा जो रोजाना करिकुलम है, जो हम डिकंस्ट्रक्ट करते हैं सिलेबस के जरिए, उसके अंदर चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो गणित हो, ये कॉन्सेप्ट जो है ऑयल्स, फूड्स, ओबेसिटी, ये अलग अलग क्वेश्चन से, अलग अलग मॉडल से हमें लाना है। ये कॉन्स्टेंटली रिएटरेट करना है, बिकॉज ये ऑनेस्टली एक बहुत ही डेंजरस ट्रेंड हो गया है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो इंफॉर्मेशन है, गुड फैट वर्सेस बैड फैट्स, हिडन ऑयल्स इन जंक फूड्स, हाउ मच
oil is too much. Engaging students constantly in projects connected with cooking and all audits, even at home. बच्चों को हम कहते हैं आप एक जर्नल लिखिए और आप एक स्कूल होम ऑडिट करिए. होम ऑडिट में देखिए कि मैंने पूरे हफ्ते में मैंने क्या खाया, उसके बाद स्कूल में आइए और हम उसको डिकंस्ट्रक्ट करते हैं. तो और दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि पीई टीचर्स, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, कैंटीन वेंडर्स और पेरेंट्स सबको कॉन्वर्सेशन में लाने, बिकॉज फिजिकल एजुकेशन टीचर इज इन चार्ज ऑफ कसरत, ऑफ प्रैक्टिस, ऑफ गेम्स. और वो देखेंगे कि फील्ड पे बच्चा इतना गोल है, इतना बड़ा है, क्योंकि आमतौर पर मैंने देखा है जब टीचर आके गणित या साइंस पढ़ा के निकल जाती है वो इतना फोकस नहीं करती है बच्चे की बॉडी पे. वो आई, उसने कॉन्वर्सेशन की, उसने कुछ टेक्नोलॉजी निखाई, कुछ करा और निकल गई. ये फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को असलियत में बच्चे दिखते हैं एक तरह से जब फील्ड में होते हैं, तो उनको पता लग जाता है. और स्कूल में एक इनको बॉडी वेट इंडेक्स भी देखना चाहिए. स्कूल की नर्स होती है, ये बहुत ही जरूरी है. तो पीरियोडिकल हेल्थ चेकअप्स जिसमें वेट शुड बी लुक्ड एट, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी लुक्ड एट, एंड देन एक पोर्टफोलियो बना के, हर बच्चे का हमारे हेल्थ पोर्टफोलियोज हैं, उसको बना के पेरेंट को बुला के उनके साथ वी हैव टू वर्क टुगेदर. नहीं तो ये एक एपिडेमिक हो गया है हमारे देश में. एक बात और है डॉक्टर रहेजा, ये सवाल मैं आपसे करना चाहता था कि देश में जो एडिबल ऑयल है उसे हम बड़ी मात्रा में इंपोर्ट भी करते हैं. धीरे धीरे वो थोड़ा डिक्रीज हुआ है, लेकिन पीछे अभी भी जो हमने लिया है वो 92 लाख टन एडिबल ऑयल हमने खरीदा है, इंपोर्ट किया है. और इसमें पाम ऑयल भी होता है, इसमें कई तरह के तेल इसमें शामिल हैं. तो कुल मिलाकर और उनके ऊपर कुछ सवाल भी उठते रहे हैं कि इसको कितना ब्लाइंड करना, उसमें कितना, ये एक बात है. तो ये भी कोई एक ऐसी चीज़ है जो मोटापे की तरफ बढ़ा रही होगी चीज़ों को? डेफिनेटली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका कि ऑयल कितना लें, फैट कितना लें. नॉर्मली जो भारत में एवरेज जो एक व्यक्ति है वो 50 ml ऑयल यूज करता है. इसको हमें 1/3 करना है, 15 ml करना है. दूसरा जो एडिबल ऑयल है, ये देखा गया है कि जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, जैसे कि कच्ची घानी का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, सस्ता. बिल्कुल. तो ये जो है डॉक्टर वातल हमारे साथ में हैं, वहां पर ऑडियो में कुछ दिक्कत है. अच्छे नहीं है. जितने भी रिफाइंड हैं वो हमारे लिए अच्छे नहीं है. रिफाइंड ऑयल हमारे लिए अच्छे नहीं है. इसके अलावा जो पाम ऑयल आपने बताया, पाम ऑयल के अंदर ट्रांस फैट ज्यादा होता है और ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है. पाम ऑयल यदि आप देखें बाजार में जितने भी आपको चिप्स मिलते हैं, भुजिया मिलती है, पैक्ड जो नमकीन के पैकेट मिलते हैं, या जो भी आपको बेकरी प्रोडक्ट्स है, सब में ट्रांस फैट है, जो कि बहुत ही ज्यादा थीरोजेनिक है. हमारे हार्ट को जो आर्टरीज हैं उसको ब्लॉक करता है, और इसके अलावा स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर. लेकिन डॉक्टर साहब जो ब्रांडेड ऑयल आ रहे हैं, सरसों का तेल भी है, तो उसमें पाम ऑयल ब्लेंड करने की एक सर्टेन लेवल तक, परसेंटेज तक उसकी परमिशन है. ऐसे में उस पर क्या आपका कमेंट है? डेफिनेटली ये बिल्कुल उसके ऊपर लिखा होता है अक्सर कि कितने % क्या है, ये एक रेगुलेशन है. और हमें इस तरह देखना है कि ब्लेंडिंग ऑफ ऑयल इज नॉट गुड. ब्लेंडिंग ऑफ ऑयल इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द कॉस्ट फैक्टर दे आर डूइंग इट. तो वो नहीं करना चाहिए. तो भी आप बाजार से ऑयल खरीद रहे हैं, उस पे देखिए, जैसे मैंने बोला कि गोल्ड प्रेस्ड ऑयल अवेलेबल है, तिल का तेल या सीसम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल और सनफ्लावर ऑयल, इवन सोयाबीन कोल्ड प्रेस्ड ऑयल भी अवेलेबल है यदि आप देखें. तो दे आर मोर यूजफुल, दे आर good for your heart and body, but that too in a limited amount. तो ये देखना जरूरी है कि हम रिफाइंड ऑयल, आपने गाय का घी या मक्खन बिल्कुल आप लिमिटेड मात्रा में ले सकते हैं, क्योंकि गाय का देसी घी जो है उसमें ओमेगा 3 होता है और लिमिटेड मात्रा में लेना चाहिए. जैसे मैंने बताया 50 ml ऑयल लें, उसको 1/3 करके 15 ml कर दीजिए. उस 15 ml को 300 में डिवाइड करिए. 5 ml आपका हो जाएगा एनिमल सोर्स, जिसमें कि देसी घी हो गया. 5 ml सरसों का तेल इस्तेमाल करिए और 5 ml जो ऑयल उसको रोटेट करते रहिए, क्योंकि हर एक ऑयल में डिफरेंट फैटी एसिड हैं.
तो हम देखिए हमें हर एक टाइप का जो एसेंशियल फैटी एसिड है वो हमारी बॉडी में जाए, और जो थर्ड ऑयल है उसको हम रोटेट करते रहेंगे। कभी सरसों का तेल तो यूज बिल्कुल करना ही है, कभी मस्टर्ड ऑयल ले लिया, कभी बिल्कुल सोयाबीन का तेल लिया। तो हमें बिल्कुल, ये मैं देखना है जो आऊंगा आपकी छोले तरफ। भटूरे डॉक्टर वातल, हमारे अभी देश के प्रधानमंत्री ने जो अपील की है कि कम से कम तेल खाने के मामले में 10% की कमी की जानी चाहिए, इसको लेकर, इस अपील को लेकर के कुछ इस पर कुछ एक्शन लेना या कुछ माहौल बनता हुआ देख रही हैं आप? हाँ, देखिए ये चीज़ें तो प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा है, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब उस लेवल पे बात होती है तो उसके ऊपर इमीडिएटली जो आपकी एजेंसीज हैं दे स्विंग इनटू एक्शन। आई मीन उन्होंने कहा और सीबीएसई ने तुरंत ये सर्कुलर निकाल लिया। पर ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि अगर हम सिर्फ सर्कुलर्स पे बैठे रहें या किसी की उस पे अनाउंसमेंट पे बैठे रहें तो ये एक सुपरफिशियल कंप्लायंस रिस्क होता है, और ये हमें नहीं चाहिए। हमें कोई सुपरफिश, देखिए ये कहना कि आपको ये ऑयल खाना, विच इज एब्सोल्युटली राइट, बट आजकल जो पेरेंट्स जिस तरह की इतनी होड़ है, जिंदगी इतनी ज्यादा प्रेशर्ड है कि दे डोंट केयर। एक महीने में एक दफा जाके राशन भर दिया, उसके बाद पाम ऑयल हो, सफोला हो, कौन है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। सो वी हैव टू इंश्योर कि एक टोकनिज्म नहीं बन जाए, ये एक टोकनिज्म बन जाए। ऑयल बोर्ड इज लाइक वन बोर्ड, कोई पढ़ता है नहीं पढ़ता है, वो फट गया, फिर किसी और उसमें लगा दिया। तो एक लैक ऑफ फॉलो अप प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये कंसिस्टेंट वर्कशॉप्स नहीं हो, पेरेंटल सेशंस नहीं हो, कैफेटेरिया ऑडिट्स नहीं हो, और ये नॉलेज जो हम सब कह रहे हैं भाई ऑयल ऐसा है वैसा है, ये खाओ वो खाओ, ये ट्रांसलेट नहीं होगा एक्शन में। और दूसरी बहुत बड़ी बात है कि आजकल एक और चीज शुरू हो गई है, बॉडी शेमिंग। तो उसमें क्या होता है ना, अगर ऑयल्स की बात हो रही है और तस्वीरें दिख रही हैं स्कूल पे, मोटापा है, यू डोंट वांट टू बी लाइक दिस, तो उससे क्या होगा ना, जो बच्चे थोड़े मोटे हैं उनके ऊपर एक बुलिंग शुरू हो जाती है। बिल्कुल, यू नो, बॉडी शेमिंग आजकल यूं भी ये बड़ा है कि बॉडी शेमिंग और बुलिंग इज कनेक्टेड टू द वे यू लुक फिजिकली। तो इसलिए ये एक सेंसिटिव चीज है, किस तरह से आप इस चीज को लाते हैं कमरे में। और जैसे अगर आप कहें कि भाई मोटा नहीं होना चाहिए, ये नहीं, जो बच्चा थोड़ा सा मोटा है वो सब बच्चे उसकी तरह देखते हैं कि भाई तू मत खा, ये मत खा। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज ये प्रीचिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए, ये एक मीटिंग पॉइंट होना चाहिए, एक मीटिंग पॉइंट टू वर्क टुगेदर, कि एक सोशियो इकोनॉमिक सेंसिटिविटी हमें डेवलप करनी है इसके लिए। और ओवर एम्फोसिस कैन ऑल्सो लीड टू बॉडी शेमिंग, कि वो बच्चा वो कहे कि मैं नहीं खाऊंगा। एक और मुसीबत, घर जाके कहेगा नहीं मैं मोटा हो जाऊंगा, मुझे स्कूल में बोला है मम्मी मुझे ये नहीं खाना वो नहीं खाना, वो माँ बेचारी ऊपर नीचे घूम रही है, भाई क्या करें, बच्चा नहीं खा रहा है। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें ये चीज बहुत क्रिएटिवली और बहुत सेंसिटिवली, मतलब ये मनोविज्ञान का भी विषय है। बिल्कुल जी, क्यों वेलबीइंग का बहुत बड़ा विषय है। बिल्कुल। डॉक्टर रहेजा, जब मैं ये शो शुरू कर रहा था तब मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा, जो वयस्क है, उसने कहा कि उसका वेट 100 किलो के ऊपर चला गया है, उसका पाचन तंत्र बहुत दुरुस्त है और उसे खूब भूख लगती है। तो लेकिन उसने कहा मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्या ऐसे लोगों को भी अवेयर रहना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को भी निकट भविष्य में कोई ना कोई समस्या तुरंत आएगी? डेफिनेटली, देखिए मोटापा है बीमारियों का प्रवेश द्वार। हाँ। अगर आप मोटे हैं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर का होना, कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा होना, ब्लड शुगर का होना, हार्ट अटैक और आगे जाके स्ट्रोक के होने के, कैंसर का होना, और लेस एस्टीम, ये सारी चीजें डेवलप हो जाती हैं। ऑस्टियो बैक, हड्डियों में दर्द होना, घुटने का दर्द शुरू होना, तो ये सारी बीमारियां आती ही हैं। और आपको ये शुरू में रियलाइज करना है कि आप अपना खाने पीने का ध्यान रखें। पर्टिकुलरली यदि आप देखें हमारे देश में छोले भटूरे, समोसे, पकोड़े, कचौड़ी, ये खाने का बहुत प्रचलन है। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि यदि आप किसी तेल को बार बार गर्म करते हैं, जैसे भटूरे वाला सुबह बनाता है, भटूरे तलता रहता है शाम तक उसी तेल में, तो जैसे ही वो तेल एक बार गर्म होगा, दोबारा गर्म होगा, तिबारा गर्म होगा, स्मोक पॉइंट के ऊपर जाएगा बार बार, तो ऑयल जो है ब्रेक कर जाता है, और ब्रेक होने से उसके अंदर ट्रांस फैट आ जाते हैं। और ये जो ट्रांस फैट हैं, ये सीधा जाके हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल, उसको बढ़ाते हैं। आप डॉक्टर हैं और आप नॉन वेज को लेकर भी कोई टिप्पणी कर सकेंगे? आर्टरी को ब्लॉक करते हैं। हाँ। तो ये जो
ट्रांस फैट है, बार बार तेल गर्म करने के बाद जो पैदा होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि हम ऐसी चीजें खाने से बचें। पूरी, पकोड़े, समोसे, कचौड़ी, ये जो बाजार से हम खाते हैं। मैं साथ में एक सवाल पूछ रहा हूं कि क्या आप नॉनवेज को लेकर भी कोई मतलब वो भी क्या सेहत के लिए सही या गलत, क्या उसके बारे में आपकी समझ क्या है? हाँ, नॉन वेज में देखिए जो रेड मीट है उसके अंदर जो सैचुरेटेड फैट की मात्रा अधिक होती है, तो हमें रेड मीट खाने से बचना चाहिए। जो व्हाइट मीट है, जैसे फिश है, फिश के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, और ग्रिल्ड फिश है, तो वो हमारे लिए ठीक है खाने के लिए। और जितना भी व्हाइट मीट है, यदि उसको ग्रिल करके खाते हैं हम, तो उसके अंदर सैचुरेटेड फैट्स कम है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और डॉक्टर अमिता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने समय दिया हमारे लिए। और इनसाइट में फिलहाल इतना ही, मुझे भी इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे, नमस्कार।